विद्यार्थियों, मिशन मेरिट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। झारखंड बोर्ड ने आखिरकार आपका 2023 के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है। विषय है आपका विज्ञान और इसके हम देखने वाले हैं एमसीक्यू के आंसर्स। इस वीडियो के माध्यम से हम एमसीक्यू के आंसर्स को देखेंगे। और ये जो है आपका पेपर सब्जेक्टिव भी जारी किया गया है, ऑब्जेक्टिव भी जारी किया गया है। उसकी पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं सारे क्वेश्चन पेपर्स को एक लिंक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को और देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। और इस तरह से 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और सब्जेक्टिव के आंसर नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको दिया जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। कोई भी वीडियो थोड़ा बहुत लेट आ सकती है, लेकिन कंफर्म बढ़िया तरीके से आंसर्स बना करके जो है आपको समझाए जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग या उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा आप सभी को पता होना चाहिए। आप फटाफट पहले गैस करेंगे, उसके बाद में इसका आंसर मैं बताऊंगा ताकि आप लोगों की तैयारी बेहतरीन हो पाए। जहां तक मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने गैस कर लिया होगा कि इसका आंसर जो है अवतल दर्पण होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच जो है संबंध आपसे पूछा गया है। सभी को पता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है हम उसको F इक्वल्स टू R/2 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आप आइडिया लगा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कई बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे परेशान होंगे, क्योंकि उनके लिए इंग्लिश मीडियम का जो है ये पैटर्न जारी नहीं किया गया है। तो अवतल दर्पण को हम जो है कॉनकेव लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ आपको। ये आपका कॉनकेव मिरर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका ये फोकस दूरी जो है फोकल लेंथ और वक्रता सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो है आपसे संबंध पूछा गया। तो F=R/2 होता है, F=R/2, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में जो है कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो वो होती है हमारी जो चेंज नहीं होती है। वो कौन सी है? तो वो हमारी आवर्ती होती है जो चेंज नहीं होती है, ठीक है। जिसको आवर्ती को हम क्या बोलते हैं? आवर्ती को बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारी चेंज नहीं होती है, ये ध्यान रखना है आपको। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होती। और वेलोसिटी जो है वेग को बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तरंग दैर्ध्य जो है वेवलेंथ को बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो यहाँ पर आपका उत्तल लेंस जो है ना, ये आपका क्या होता है? कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव आपका थोड़ा सा मैं गाइड करता हुआ चल रहा हूँ। तो जो हमारे को फोकस दूरी होती है, ठीक है, तो यहाँ पे दी कितनी है? फोकस दूरी दे रखी है। तो फोकस दूरी को हम एफ से डिनोट करते हैं। तो एफ जो है हमारे को 1 मीटर जो है ये गिवन है, 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। और जो हमारी पावर ऑफ लेंस होती है, जिसको हम लेंस की क्षमता बोलते हैं, जिसको पी से डिनोट करते हैं, तो ये जो होती है ये 1/f होती है, ठीक है। और ये जो इसका पी का जो आपका मात्रक होता है ये मीटर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? मीटर होता है। ये जो दूरी होती है वो हमारी मीटर में होती है। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर दिया होता तो हमें इसको चेंज करना होता मीटर में। एफ जो है हमेशा मीटर में होना चाहिए। ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर मीटर में नहीं दिया है तो आप मीटर में बदल दोगे, तभी जाके आपका आंसर सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पी इक्वल्स टू, मैं यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लूँ तो 1 तो पहले से ही ऊपर है और एफ मुझे 1 मीटर दे रखा है। मीटर ऑलरेडी मेरी ये यूनिट होती है, तो ये तो आपकी मीटर है ही। अब जो है मैं पी इक्वल्स टू क्या करूंगा? 1 निकाल लूंगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको देखना है कि ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। तो जो कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस की क्षमता है ना, हमेशा जो है धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। क्या उसकी क्षमता जो है वो कैसी होगी? जो क्षमता जो है ना ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्षमता कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। और इस तरह से हम एफ निकाल लेंगे तो हमें पता चला कि पावर जो है ये क्या होगी? +1 आएगी। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव तो नहीं दिया, लेकिन 1 दिया है तो ये भी पॉजिटिव होता है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे पांचवा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया 4D, डी मतलब डायप्टर होता है। 4D डायप्टर किसका मात्रक है? ये लेंस की क्षमता का डायप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप जो है 4D क्षमता वाले, और यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या कहते हैं 1D, डायप्टर नहीं लगाया हमने। ये 1 मतलब मीटर हो गया और D मतलब डायप्टर हो गया। यहाँ पे D भी है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है, जिसको D बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल डी, कैपिटल D से डिनोट करते हैं और हिंदी में डायप्टर लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? अब यहाँ पर जो है आपसे क्या पूछा है? अवतल लेंस यानी कि आपका हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर सॉरी लेंस हो गया। अब कॉनकेव लेंस की फोकस दूरी जो है आपको क्षमता दे रखी है 4 डायप्टर, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 4 डायप्टर जो है, ये 4 डायप्टर क्या दी गई है? तो अभी देखो 1 डायप्टर क्या थी? पी थी, यानी कि लेंस की क्या है? ये क्षमता है, पावर दी गई है हमारे को। 4 डायप्टर क्षमता वाला लेंस, तो उसकी पी इक्वल्स टू 4D जो है इसकी क्षमता दी गई है, ठीक है। तो इसको आप क्षमता लिखिए चाहे पी लिखिए, कोई बात नहीं, दिया हुआ है हमें ये पता है, ठीक है। एक चीज और बताई थी कि पी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? पी बराबर 1/1 एफ मीटर होता है, ठीक है ना। तो हम जो कह सकते हैं पी बराबर क्या होता है? तो पी बराबर जो है 1/f होता है, वो भी किसमें? मीटर में। अभी मैंने आपको बता दिया था ये चीज। लेकिन एक चीज आपको फिर से यहाँ पर देखनी होगी, समझनी होगी। यहाँ पर क्या समझने वाली बात आ रही है कि यह जो पी 1/f मीटर है, यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन में क्या दिए हैं? सारे सेंटीमीटर। तो मैं इसको जो है इसको चेंज करके, ठीक है, क्या कर सकता हूँ? इसको जो है
1 को जो है मीटर से मैं सेंटीमीटर में कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/100/f। और ये किस में आ गया, अब मैंने इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। तो पावर की वही फॉर्मूला 1/f मीटर में थी, और क्योंकि हमारे सारे ऑप्शंस किस में है, देखो ध्यान से, सेंटीमीटर में। मेरे को सेंटीमीटर में पहले पी को कन्वर्ट कर लेना है ताकि आगे जाके गलती ना हो, जो चीज़ गलती हो सकती है उसको पहले सुधारना है। तो पी को मैं लिख सकता हूँ 1/f, या वो भी मीटर में। अगर मीटर हटाता हूँ सेंटीमीटर करता हूँ तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी मीटर को सेंटीमीटर, एक जो है आपका मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर को सेंटीमीटर कितने हो गए, 100। तो 1 मीटर की जगह क्या लिख दिया, 100 लिख दिया, और 100 बटे में एफ तो है ही। अब हमारे को कुछ भी नहीं करना है, पी की वैल्यू हमारे पास है, एफ निकल जाएगा। यही पूछा है इसने, फोकस दूरी पूछी है हमें, एफ निकालना। हमारे को निकालना क्या है, फोकस दूरी बतानी है। तो एफ निकालना है। ये फोकस दूरी का मतलब क्या हो गया, ये हमसे एफ पूछ रहा है। अब मैं यहाँ पे एफ निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एफ निकालूँ तो क्या हो जाएगा, इसको इधर से इधर कर दूं, यहाँ पे हमारे पास एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/p आ जाएगा। सही है, क्योंकि हमने क्रॉस कर दिया। ठीक है, एफ को उधर ले गए, पी को इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, मैथमेटिक्स आपने सीख रखी है। तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अभी यहाँ पे सॉरी, एफ इक्वल्स टू क्या है, मैंने सेंटीमीटर में ले रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको 100 कर दूंगा। समझ में आया होगा आपको कुछ, ये आपका जो है ये एफ पी बराबर है, यहाँ पर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इस तरह से समझ सकते हैं कि पी बराबर क्या हो गया, 100/f सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में लिख दिया। तो मैं यहाँ से एफ को इधर करूँ और पी को इधर करूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगी ना। तो पी बराबर, एफ बराबर पी 100/p हो गया, और मैं 100 का 100 रहने दूंगा, और पी मेरे पास कितना दे रखा है, 4। तो मैंने रखा है यहाँ पे 4, और इसको क्या करा, कैंसिल आउट करा। 4 से कितनी बार में, 25 चौको 100, यानी कि ये 25 टाइम में कट जाएगा। आंसर आ गया 25। ठीक है, और क्या आ गया, ये सेंटीमीटर। तो मेरे पास क्या है, या आंसर सेंटीमीटर अवेलेबल है। तो यस, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है ना, तो हम बी ऑप्शन को सही कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, इसको हम समझते हैं। यहाँ पे बोला गया है, वाहन के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सभी को आंसर भी पता होना चाहिए। हमारा आंसर क्या होगा इसके हिसाब से, तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या बोलते हैं, कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव, और ये हो गया आपका कॉन्वेक्स। ठीक है, ये अवतल दर्पण जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का, कि अग्रदीप में अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। और अगर पीछे देखने वाला मिरर है तो उसमें उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, पीछे देखने के लिए। इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, पीछे देखने के लिए। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीछे देखने के लिए या पार्श्व दृश्य देखने के लिए जो है कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा, एक कमेंट मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, तो मुझे एक बताइएगा कि सौर भट्टी में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सौर भट्टी जो होती है ना, कमेंट करिए कि सौर भट्टी जो होती हैं इसमें, या फिर सौर भट्टी में आप कह दीजिए, सौर भट्टी में कौन सा जो है, सिंपली सौर भट्टी में कौन सा मिरर उपयोगी होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो सभी को अच्छी तरह से पता होगा, और मेरे को लगता नहीं है कि कोई एक बच्चा होगा जो गलत सोच रहा होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इसका दृष्टिपटल। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना भी बोलते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका इमेज कहाँ फॉर्म होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो रेटिना जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। तो सामान्य नेत्र जो है ना, उसका दूर बिंदु जो है अनंत होता है। ठीक है, दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है। सभी को ये भी आंसर मेरे हिसाब से पता होगा। तो इसका आंसर जो है आप लगा लीजिए दृष्टिपटल। ठीक है, और इसका हो जाएगा आपका अनंत। इसके बाद जो है, अगर हाँ निकट बिंदु पूछ ले तो क्या होगा, तो निकट बिंदु इसमें आंसर दिया गया है। तो आपको केवल ये जो आपको 25 सेंटीमीटर दिया गया है, ये निकट बिंदु है। ठीक है, तो ये आपको तो थोड़ा थोड़ा इसमें 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। ये हुई बात, और ये हुआ अच्छा जायकेदार क्वेश्चन। अभी अभी मैंने एक बोर्ड को करवाया था इसको, तो आप बता सकते हैं उसका नाम भी अच्छी तरह से। तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। क्या बोलते हैं हम, आइरिस, जिसको हम परितारिका भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यहां पर आपसे पूछा गया, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की आकृति क्या होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें बनता है उल्टा और वास्तविक, है ना। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में जो है आपका उल्टा को इन्वर्टेड, एंड वास्तविक का हो गया आपका रियल। रियल एंड इन्वर्टेड बोलो, या इन्वर्टेड एंड रियल बोलो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया 1 किलोवाट आवर, घंटा जोड़ दिया है, निम्न में से किसकी इकाई है। तो ये जो है ये किसकी इकाई है, तो ये है आपके एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे ऊर्जा हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं।
कूलम्ब किसका मात्रक है? तो कूलम्ब जो है हमेशा आवेश का मात्रक होता है, तो ये विद्युत आवेश का जो है मात्रक है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अच्छा, विद्युत आवेश को हम हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो आवेश को जो हम चार्ज बोलेंगे। ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज पूछा गया है। कूलम्ब जो है ऐसा ही यूनिट ऑफ चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज बोल दो। ठीक है, अगर विद्युत की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपसे 13 नंबर में पूछा है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर जो है वो क्या करती है, बताइए। इसमें रासायनिक तो होगा नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत कर दीजिए। बाकी बचा आपका यांत्रिक को विद्युत में बनाती है, विद्युत को यांत्रिक में, या रासायनिक। तो ये रासायनिक वाला भी दूसरा गलत हो गया, बच्चे दो ही है। तो ये विद्युत मोटर है, तो विद्युत मोटर क्या करेगी, यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी। अगर यांत्रिक हो जाता तो विद्युत में बदलता। तो यहाँ पे कौन सी विद्युत मोटर है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी, जिसको हम बोलते हैं आपका विद्युत ऊर्जा, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करती है ये आपके मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट, तो हम इसको कर लेते हैं करेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? कर लीजिए, जल का विद्युत अपघटन कैसे कर लेंगे हम? तो सिंपली जो है आपका H2O हो जाएगा। ठीक है, और इसका अपघटन कराएंगे हम। ठीक है, विद्युत अपघटन करा रहे हैं यहाँ पर, और जो है विद्युत अपघटन कराएंगे तो ये जो है टूट जाएगा। तो हाइड्रोजन जो है आपका अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है अलग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन 2 चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका ऑक्सीजन जब अलग हो रहा है, हाइड्रोजन जब अलग हो रहा है, तो ये आपका O2 होना चाहिए। ठीक है ना, ऑक्सीजन बनेगा ना, तो O2 होना चाहिए। आप जो है इसको सिंपल O नहीं छोड़ सकते हो। तो जैसे यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन 1, तो यहाँ पे भी 2 लग जाएगा, और ये हो गया आपका। अब यहाँ पर 2 लग गया तो ये हो गया H2, तो यहाँ पे 2H2 कर दीजिए। तो 2H2 ये भी है, और 2 O है, तो 2 OA है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक जो प्रोडक्ट है ये दो चीज़ों में टूट गया है, इसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, यानी कि डीकम्पोजिशन। ठीक है, ठीक है, अब डीकम्पोजिशन हो गया तो इसका आंसर हम टिक कर लेते हैं, राइट आंसर वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे CuO प्लस H2O गिव्स Cu प्लस H2O। अब यहाँ पे Cu जो है यहाँ से हट रहा है, ठीक है, अपने आप को हटा रहा है, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन हो रहा है। तो यहाँ पे दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का जो है अपचयन हो रहा है, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और समझदारी भरा क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है कि ये ऑक्सीकरण पूछ रहा है कि भाई ऑक्सीकरण बताओ किसका हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है, तो यहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शन दे रखी है, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन आपको दे रखा है, और ये जो है टूट करके सिर्फ कॉपर बन जाता है, और साथ में ये यहाँ पर आपका वाटर बनाता है ना। तो हमारा वाटर बनाएगा ये, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका H2। अब देखिए, यहाँ पर जो कॉपर था इसके साथ ऑक्सीजन था, और यहाँ पर जाकर क्या हुआ, ये कॉपर बच गया केवल अकेले। ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 हो गई। अच्छा, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन अकेले था जो जाकर के ऑक्सीजन से जुड़ गया, यानी कि इसकी जो है इसमें क्या हो गया, ये 0 था, और यहाँ पर जाकर के ये इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, +1 इसकी बन गई। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि देखो यहाँ पर जब आपका अपचयन होता है, यानी कि सॉरी उपचयन जब होता है, यानी ऑक्सीकरण होता है आपका ये, तो ऑक्सीकरण जब होगा आपका, तो क्या होगा, सिंपली जब देखोगे कि आपका जो है हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जो है जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो है क्या होता है, अगर मैं कहूँ सीधा सीधा, अगर आप इसको समझो, तो यहाँ से इसको अगर देखें इस तरह से, तो ये वाला जो आपका हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं इस वाले को देखूँ कॉपर ऑक्साइड को, तो यहाँ पे कॉपर में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो इन दोनों में चीज़ों में देखोगे कि क्या चेंजेस हैं, तो यहाँ पर CuO से कॉपर बन रहा है केवल, तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो यहाँ पे अपचयन जो है हो रहा है आपका। ठीक है ना, यहाँ पे अपचयन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, अपचयन। ठीक है, और जो है हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जो है जुड़ रहा है, तो यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उसको हम बोलते हैं आपका ऑक्सीकरण। ठीक है, अब आपका ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर, तो ऑक्सीकरण जो है उसको बोलते हैं हम उपचयन। इसका मतलब यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो आप बोलोगे हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऑप्शन में है, तो यस है। तो कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन जो है उसको हम टिक कर देंगे। तो राइट आंसर हमारे पास कौन सा आ रहा है यहाँ से, अगर इस हम हिसाब से देखते हैं, तो डी ऑप्शन जो है आ जाएगा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें, तो यहाँ पे पूछा गया है, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पे हमारे को दे रखा है ये आयरन है आपका। ठीक है, आयरन को हम क्या डिनोट करते हैं, Fe से। अच्छा, उसके अलावा क्या है, सॉल्यूशन दे रखा है आपको कॉपर सल्फेट, यानी कि आपका हो गया ये CuSO4। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन दे रखा है, उसमें परखनली है, और उसमें आपने जो है कील डुबो रखे हैं, Fe डिगो रखे हैं। तो इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं, यानी कि Fe आयरन जो है रिएक्शन करेगा आपका कॉपर सल्फेट से CuSO
4 से, तो ये हमारे को क्या देगा, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो है ये आयरन जो है FeSO4 को ले लेता है, ठीक है। और जो है यहाँ पर कॉपर को, सॉरी ये CuSO4, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका कॉपर को जो है ये डिस्प्लेस कर देता है, या कॉपर कह सकते हैं, कॉपर जो है सल्फेट को डिस्प्लेस कर देता है और आयरन जो है इसको प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप ये कौन सा रिएक्शन कहला रहा है, तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हो डिस्प्लेस हो रही कॉपर सल्फेट जो है ये खुद कॉपर में बन जा रहा है, तो ये डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर जो है सीधा सीधा क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई तो आप समझ लीजिए कि हमारा कौन सा आंसर यहाँ पर सही होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है हमारा क्या क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर इस अभिक्रिया को आप समझ चुके हैं तो, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जब हम ये कॉपर नेल को जब हम इसमें सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट में डुबोते हैं ना, तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट जो है वो डिस्प्लेस कर देता है अपने कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है उसमें से ये सल्फेट को जो है डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया जो है हो जाएगी, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। तो आपको प्राकृतिक सूचक या नेचुरल इंडिकेटर जो है बताना है, वो कौन सा होता है, बिल्कुल आप आसानी से बता सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लिटमस पत्र जो है आपका नेचुरल सूचक है, ठीक है, या फिर हल्दी। तो इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किसी विलियन विलियन का, ये ना गलत गलत छपा हुआ है, आप इस ना को भूल जाइए, ठीक है। किसी विलियन का पीएच मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा। तो जब भी देखो पीएच स्केल को समझ सकते हो आप, कि जो पीएच स्केल होती है कुछ इस तरह से जो है, आप एक बॉक्स जैसा देखोगे, ठीक है, इस तरह का एक पीएच पेपर होता है। आपने कई बच्चों ने शायद देखा होगा, अगर लैब में दिखाया हो, नहीं दिखाया तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस पेपर होता है, सिंपली आपका जो पेपर है कॉपी का वैसा ही पेज होता है, बस उसे थोड़ा सा मोटा यूं समझ लीजिए, ड्राइंग शीट का जो पेपर होता है या प्रिंटिंग पेज का पेपर होता है उतना मोटा और इतना पतला होता है, स्ट्रिप रहती है, इसमें काफी पन्ने रहते हैं, ये छोटी सी बुक रहती है, ठीक है। और ये सारे पीएच पेपर होते हैं, इसमें जो वैल्यूज होती हैं, तो यहाँ से 0 होता है और फिर जो है बीच में 7 होता है और मैक्सिमम जो है वो 14 देता है, ठीक है। अब 0 से 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से रहता है। इस तरफ जो आपका जो होगा ये सारा का सारा एसिड दर्शाता है, और इस तरफ जो होता है हमारा बेसिस होते हैं, ठीक है। तो इधर एसिडिक होगा, इधर बेसिस होगा। अब जो है पीएच मान कितना बोल रहा है, 10, यानी कि 7 से ज़्यादा है, तो मेरे पास यानी पीएच मान बेस में लाई कर रहा है, और बेस जो है हमारे को क्षार कहलाते हैं, ठीक है। बेस को क्या बोलते हैं हम, क्षार बोलते हैं, और अम्ल जो होगा वो हमारा एसिड होता है, ठीक है। बस, तो यहाँ पर जो हमारा क्षार जो है इसका आंसर हो गया, और बीच में जो सेंट्रल पे 7 है जो है ना, ये आपका उदासीन यानी कि आपका न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो ये उदासीन का मान कितना होता है, 7 होता है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, हमें हमेशा हाथ साफ करना चाहिए, रखना चाहिए, हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए, और सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है, ये आपसे बोला गया है। अगर आपने लैब के बर्तनों को देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि लेबोरेटरी में जो भी आपके एसिड और बेसेज, जो भी आपके सांद्र होते हैं, कंसनट्रेटेड होते हैं, जो भी एसिड और बेस, ठीक है, कंसनट्रेटेड एसिड हो या फिर आपका बेस हो, उसकी बोतलों पे जो है ये चिन्ह आपको मिलेगा। तो यानी कि सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है ये, ठीक है, उनके बीकर्स पे, उनके बर्तन पे जो है ये लगा रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सही आंसर है इसका, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगर अगले क्वेश्चन को देखते हैं और उसको परखते हैं क्या है इसमें। 20वां जो क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल होता है। अच्छा क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हैं इसमें कौन सा अम्ल होता है, बताइए। आंसर हो जाएगा हमारा टार्टिक अम्ल। और सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, अगर बात करें हम सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप बता सकते हैं, गैस कर सकते हैं सिट्रिक अम्ल किस में आ जाएगा। तो नींबू का रस जो है नींबू में पाया जाता है ये, और नींबू में पाया जाता है, तो उसके अलावा किस में और पाया जा सकता है ये आपका, इसके अलावा सिट्रिक अम्ल जो है आपका किस में पाया जाएगा, इसका आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सिट्रिक अम्ल जो है वापस दिया गया है। यहाँ पर लैक्टिक अम्ल जो है किस में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये होता है आपका दूध में। दूध में जो है आपका कौन सा है, लैक्टिक अम्ल होता है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ध्यान रखना ये अधातु की बात कर रहा है, धातु की नहीं कर रहा है। कई कई बार दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ना धातु और अधातु के रूप में पूछा जाता है, और जिससे जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से आपको बताना है कौन सा यहाँ पे अधातु पूछा गया है, ध्यान रखना कि अधातु की बात हो रही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अधातु की बात पूछ रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, अधातु है, ठीक है, जो आपके कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे पारा दे रखा है, तो ये जो है ये धातु है, ठीक है, क्या है ये आपका धातु है, और ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, उसको बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर जो है आपका उसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, NaHTO3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका रह गया, और यहाँ पे हमारा जो है इस आंसर को भी हम
जो है कर देते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ध्यान रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? तो आधुनिक आवर्त सारणी तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, और मॉडर्न आवर्त सारणी को भी आप जानते हैं, मॉडर्न आवर्त सारणी जिसको बोलते हैं, और मेंडलिक आवर्त सारणी को भी जानते हैं, जिसको किस आधार पर तैयार किया गया था, और आधुनिक को किस पे। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? सही आंसर गैस कीजिए, परमाणु संघ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखते हैं 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? यहाँ पर बहुत सारे धातु हैं और सारे के सारे अभिक्रियाशील हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है वो हमें चूज करना है। इसमें हम एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, टेबल बना देता हूँ छोटी सी। इसमें आपका एक पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट आपका पोटेशियम, और उसके बाद में सोडियम, ठीक है। और उसके बाद हम ले लेते हैं कैल्शियम, इसके बाद ले लेते हैं हम मैग्नीशियम, और इसके बाद ले लेते हैं हम एल्युमिनियम, ठीक है। ये हम 5 धातुएं ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील की बात करता है, तो मैं आपको बता दूं कि अभिक्रियाशीलता जो है इस तरह से जो है घटती जाती है। सबसे अभिक्रियाशील धातु जो है ऊपर है, सबसे, यहाँ सबसे अधिक अभिक्रियाशील, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, अब जो है इधर जो है ये डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से घटती है। तो अभी आप इस ऑप्शन में पोटेशियम देखिए, इसको हम के से डिनोट करते हैं, सोडियम जो है आप जानते ही हैं, अभी मैंने बताया आपको Na से डिनोट करते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम Al से डिनोट करते हैं जो सबसे नीचे है, और कैल्शियम जो है आप Ca से डिनोट करोगे। अब आपको आंसर भी दिखाई दे रहा है कि आपका पोटेशियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन 25 है, पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा आपका डेफिनेशन ही दे दिया है यहाँ पे। हम बोलते हैं खनिज, जो कि प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। उसके बाद में अयस्क जो है हम इसमें से निकालते हैं, गैंग इससे अलग निकल जाता है, धातु कर्म अलग चीज हो। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? ठीक है, तो कौन सी अभिक्रियाशील यहाँ पर जो है आपको बताना है कि समूह है, इसमें आपको बताना है प्रोपेनॉल। ध्यान रखना, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, आपका हो गया C3H8O। अब इसको हम ब्रेक करें तो हम इसका जो फॉर्मूला अगर स्ट्रक्चर लिखें तो हमारा कुछ, इसको हम लिखते हैं CH3CH2 जस्टिस। यहाँ पे आपका आ गया CpH8O, ठीक है। अब इसको लिखते हैं CH3, फिर इसके बाद जो हमें लिखना है वो लिखना है CH2, और फिर से CH2OH। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये OH समूह जो है आपका एल्कोहल होता है, इसको हम प्रोपेन वन ओल भी बोलते हैं। तो वन प्रोपेनॉल भी बोला जाता है, या प्रोपेन वन ओल भी बोला जाता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा है, इसमें OH समूह है, और OH जो है ये हमारे को एल्कोहल समूह बताता है। तो कौन सा है? ये एल्कोहल समूह से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये समूह कौन सा होगा? आपका एल्कोहल। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, तो इसको हम टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 27 नंबर देखें, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? फोटोसिंथेसिस जो होता है इसमें आपकी कौन सी चीज नहीं होती है, बस ये आपको बताना है। देखो जल तो टूटता ही है आपका है, यहाँ पर आपका जल टूटना सही है, ये ऑप्शन तो आपका। और इसके अलावा ऑक्सीजन का मुक्त होना ये भी बिल्कुल सही है आपका, ऑक्सीजन भी मुक्त होता है, जल का टूटना भी होता है। ऑक्सीजन का मुक्त होना है तभी तो हम सांस लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो नहीं होता है वो ये है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो किस दिशा में होता है आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। जो खाद्य पदार्थ हैं ये तो भैया खाद्य पदार्थ किस में चाहिए? आपको सभी चीज़ों में चाहिए, सब जगह पे चाहिए। तो केवल ऊपर की ओर ये तो होगा नहीं पॉसिबल, केवल नीचे की ओर बिल्कुल नहीं, ऊपर और नीचे की ओर बिल्कुल सही आंसर है इसमें, क्योंकि सभी जगह जाएगा खाद्य पदार्थ, तो अकेला फ्लोएम किसी एक चीज़ को तो भेजेगा नहीं। इसके बाद है वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? वृक्काणु बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो उसको नेफ्रॉन बोलते हैं, और उसको हम लिख सकते हैं वृक्काणु, ठीक है, इसको नेफ्रॉन बोल दोगे, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 29 30 नंबर, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? इस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इथिलीन। तो यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एस्ट्रोजन जो है ना ये आपका कौन सा हार्मोन है। एस्ट्रोजन जो है ये कौन सा हार्मोन है आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका जो है ये मादा हार्मोन है, ठीक है। ये मादा हार्मोन है, तो ये कहाँ पे होगा? अंडाशय द्वारा स्त्रावित होगा, थायराइड द्वारा होगा नहीं, वृषण द्वारा होगा, प्यूटरी ग्लैंड द्वारा होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मादा हार्मोन है, इसलिए जो है ये अंडाशय से स्त्रावित होता है, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका पूछा गया, नर युग्म और मादा युग्म के संलयन को जो हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पर आपका
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका अंडाशय को करेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है आपसे, दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। तो ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, और कौन सा ये फिगर है आप चैप्टर में भी देख चुके हैं। आप आंसर गेस करो उससे पहले मैं बता दूं आपको कि आपके लिए जो है हमने प्री टेस्ट के पेपर डाले थे और हाफ ईयरली के भी पेपर डाले थे, ठीक है। उसी में से सारे के सारे आपको क्वेश्चंस ये देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आपने नहीं देखा होगा प्री टेस्ट पेपर, तो उसको देख लेना, ठीक है। प्री टेस्ट पेपर और हाफ ईयरली के पेपर हमने अपने चैनल पर डाले थे, जो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे। तो उस पेपर को देखोगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पे करवाए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। आप देखोगे तो आपको यकीन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस चित्र में, और यहाँ पर जो है एक आपका इसका जो है मुकुल निकल आया है। तो यानी कि हमारा सीधा सीधा क्या आंसर हो जाएगा इसमें, मुकुलन आंसर जो है राइट हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पूछा गया है, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पक्षी और चमगादड़ के पंख होते कैसे हैं। तो ये होते हैं हमारे समरूप अंग, ठीक है। अगर ये समरूप होते हैं तो यहाँ पे देखो, समजात अंग ये हो ही नहीं, है नहीं, ठीक है। अवशेषी अंग है नहीं, जीवाश्म ये है नहीं, असंजात है, तो ठीक है, ये असमजात जो है अंग माना जाएगा। तो यहाँ पर जो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि समरूप है, और समरूप अगर है तो वो क्या नहीं है, समजात नहीं है, और समजात नहीं है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, असमजात लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। सभी को पता है, ये हर क्वेश्चन आप सभी बच्चे जानते हैं, कोई बच्चा इसको गलत करके नहीं आएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मटर के पौधे को, पी प्लांट को चुना था। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। तो उत्पादक जो है आपका सीधा सीधा जो पहला कड़ी होती है वही आपकी उत्पादक होती है, जिसको खाता है कोई, उसके बाद दूसरा आदमी खाता है, इसका आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो अगर हम बात करें तो घास जो है आपका यहाँ पर पहले स्टेप पे आता है, और घास को जो है ग्रॉस हॉपर खाता है, और ग्रॉस हॉपर को जो है मेंढक खा लेगा, ठीक है, और मेंढक को जो है सांप खा लेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आहार श्रृंखला बनती जा रही है। तो निम्नलिखित में कौन उत्पादक दिख रहा है आपको, तो घास जो है इसका उत्पादक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। तो कौन से स्तर में होता है शाकाहारी का निर्माण, ये हमें बताना है। तो देखो, शाकाहारी का निर्माण जो है, आप जो भी आपका पहले, सबसे पहले हमारी जो आहार श्रृंखला बनती है, तो हमारा जो है सबसे पहले आ जाता है घास, ठीक है। उसके बाद जो है खाने वाले लोग जो भी हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट स्टेप चालू होता है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट चला जाता है। जैसे कि हमने देखा कि घास आ गया, उसके बाद में जो है हम बोल सकते हैं घास के बाद घास को कौन खा लेगा, तो यहाँ पे हमारा ग्रास ऊपर खा जाता है, ठीक है। अच्छा, और कोई बोलेगा कि और क्या है, तो ये बकरी भी है, ठीक है। तो ये जो है, ये फर्स्ट घास को ग्रास ऊपर या बकरी खाएगी, और या फिर उसको गाय भी खा सकती है। जो भी मतलब जीव जो घास खाते हैं वो खा सकते हैं। और उसके बाद जो है आपके इनको खाने वाले जो हैं, आप देख सकते हो तीसरे स्तर पर जो है मेंढक ग्रास ऊपर खा जाता है। तो यहाँ पे जो है ये मांसाहारी आ जाता है, ठीक है। तो मांसाहारी कहाँ से स्टार्ट हो गया, दूसरे स्तर से जो है मांसाहारी देखने को आपको मिलता है। लेकिन पहले स्तर पे जो है आपको देखने को जो मिलता है वो क्या होता है, तो वो हो आता है आपका शाकाहारी। हम कह सकते हैं प्रथम पोषी स्तर जो है शाकाहारी का निर्माण करते हैं श्रृंखला का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा गया, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार जो है वो कौन सी गैस है। तो यहाँ पर देखो, एक्चुअली तो गैस तो बहुत सारी है, लेकिन क्लोरोफ्लोरो का, क्योंकि CO2 भी है उत्तरदायी, ऐसी नहीं है बात, लेकिन CFC जो है बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो हमारा जो है क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो जैव मात्रा नाम से ही आपको पता होना चाहिए, इसमें जो है इसका मतलब यह है कि जिसमें जीवन हो वही जैव मात्रा जो है आप ईंधन बोल सकते हो। लकड़ी जो है कभी ना कभी पेड़ पौधे थे जिसको सजीव काउंट करते हैं हम, ठीक है। तो ये भी आपका जो है उसका उदाहरण है। गोबर गैस भी जो है ये किसी शरीर के मतलब आपका जो है जीव मतलब जीवाश्म से ही बनाया जाता है, वो भी कभी ना कभी जीव थे। और जो कोयला भी आपका जीवाश्म ईंधन ही कहलाता है। तो यहाँ पर जो है आपका ये सारे सही है, नाभिकीय ऊर्जा जो है इसमें गलत है, और यही ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की न्यूनतम चाल जो है कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसका चाल होना आवश्यक है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट जो आपका पेपर होगा, जो भी हम डालेंगे उसके सॉल्यूशन, और सब्जेक्टिव भी आपके साथ साथ में आने वाले हैं। तो सब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें कि सब्जेक्टिव में सबसे पहले आपको किसके सब्जेक्टिव चाहिए। तो सब्जेक्टिव सॉल्यूशन के लिए जो है आप जरूर कमेंट करें, ताकि हमें पता रहे कि आपको कौन से सब्जेक्ट का पहले रिक्वायरमेंट है, ताकि हम जो है सॉल्व कर पाएँ। तो सब्जेक्ट बता दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। सभी के PDF जो है उनको भी अवेलेबल कराया जा रहा है, जिनको आप देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।